हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम फिर से पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13-14 चैप्टर से नीट PYQ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिसमें पिछले नीट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में, जैसे नीट 2020, 2020, 2019 और 2019, ऑल इंडिया PMT 2017, ऑल इंडिया PMT 2011 और 7। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आज हम डिस्कशन करेंगे और इसमें खास करके इसमें हम कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उन पर आधारित जो क्वेश्चन बने हुए हैं उनका डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे और शेयर करेंगे और कंसेप्टों को जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट लगा हुआ है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये टेबल दी हुई है, इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं और उसके नेचर के बारे में दिखाया गया है। ABCD 4 कंपाउंड है और 1 2 3 4 उनके नेचर हैं, जैसे बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है और एम्फोटेरिक है। तो बच्चों मैं पहले एक बार थोड़ा जनरल बात बता दूं, कोई भी कंपाउंड्स कब न्यूट्रल होगा, कब एम्फोटेरिक होगा, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। अधिकतर हम देखते हैं मेटलों के जो ऑक्साइड हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स जितने भी हैं उनके जो ऑक्साइड हैं वो मोस्टली एसिडिक होते हैं। कुछ कुछ इसमें एम्फोटेरिक हैं, यानी कि एम्फोटेरिक वो हैं जो दोनों नेचरों को शो करते हैं, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर शो करते हैं, उनको एम्फोटेरिक कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ना एसिडिक नेचर शो करते हैं ना ही बेसिक नेचर शो करते हैं, वो कहलाते हैं न्यूट्रल। तो बच्चों डिस्कशन करते हैं इसमें। CO जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है और ये न्यूट्रल रहता है। ये क्या रहता है? न्यूट्रल। वेरियम ऑक्साइड, वेरियम हमारा क्या है? फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप का ये एलिमेंट्स है, यानी कि मेटल है। मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड अधिकतर हमारे क्या है होते हैं? बेसिक होते हैं। वेरियम सेकंड ग्रुप का है तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा। Al2O3 यानी कि कुछ में एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के बारे में बता दूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से देखो, ZnO, Al2O3, Cr2O3, Ga2O3, PbO, SnO, SnO2, ये मुख्य रूप से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इनको एक तरीका से याद करने की आवश्यकता होती है, और एक दो हैं ये मुख्य रूप से होते हैं। तो इसमें देखते हैं Al2O3, ये हमारा एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये इनमें क्या होता है कि दोनों ही नेचर पाए जाते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर। तो ये इसकी कैटेगरी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Cl2O3 जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे एसिडिक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने मैचिंग किया है। क्वेश्चन में देख सकते हैं पहले का सेकंड और है ही नहीं, पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल रहा है, पहले के सेकंड से ही मिल जाता है। बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी थ्री। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले को हम डिस्कशन करते हैं।
Which of the following oxide is amphoteric in nature? Amphoteric. Amphoteric oxide. एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने अभी बताया था, ZnO, Al2O3, Cr2O3, गैलियम 2O3, SnO, SnO2, PbO, ये मुख्य रूप से आते हैं हमारे। तो इसमें हमारा SiO2 नॉन मेटल में आता है, तो ये हमारा एसिडिक हुआ। ये जर्मेनियम है, ये भी एसिडिक हुआ। ये CO2 है, CO2 हमारा एसिडिक हुआ। SnO2 जो है, SnO2 एम्फोटेरिक रहता है। क्या रहता है ये? एम्फोटेरिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। क्या है ये? हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, SnO2 एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इसमें हमारा SnO2 यहाँ पर है। मुख्य रूप से इनको याद करते हैं ताकि कंफर्म रह सके, जब भी क्वेश्चन आए तो तुरंत हम देख सकें कि कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड में मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल? कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है? यहाँ जो कंपाउंड बने हुए हैं वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और इनके बने हुए हैं। कार्बन फैमिली में नीचे जैसे जैसे जाते हैं, नीचे नीचे हम डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम जाते हैं तो इसकी आकार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है। साइज जैसे जैसे इसका इंक्रीज होता है, साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है इसका, तो कई चीजों पर इफेक्ट करता है हमारी। जैसे SiF6 ये कंपाउंड बनना आसान है, क्योंकि जो ये सिलिकॉन है इसका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है। यहाँ पे फ्लोराइड आयन है, इसका भी स्मॉल है। तो दोनों जब स्मॉल स्मॉल साइज के मिलेंगे तो कोई रिपल्सन ना होगा और ये अच्छी तरह से बॉन्ड बना लेते हैं। तो अच्छी तरह से बनाने के लिए ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही ये है जर्मेनियम के साथ GeCl6-2, इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है तो इसका भी आकार तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इनका जो मैचिंग है ये सही हो जाता है और ये कंपाउंड एग्जिस्ट हो जाता है। फिर SnOH हाइड्रोक्साइड आयनाइड ये भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन SiCl6 देखो, सिलिकॉन का आकार वेरी स्मॉल कंपैरिजन ऑफ क्लोराइड आयन। जब Si छोटे के पास क्लोराइड आयन 6 आएंगे जब 6 क्लोराइड आयन छोटे आकार के सिलिकॉन के पास आएंगे तो सबसे पहले तो इनका रिपल्सन ही हो जाएगा। क्लोराइड आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आपस में रिपल्सन हो जाएगा, तो ये इसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट बी एक्कोमोडेटेड।
क्या है, इनके जो क्लोराइड आयन है सिलिकॉन आयन के पास अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। जब व्यवस्थित नहीं होंगे, रिपल्सन होगा, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड है SiCl6 नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसका साइज सिलिकॉन का काफी छोटा है क्लोराइड आयन की तुलना में। तो जब बड़े आयंस इसके पास आएंगे, बड़े आयंस जब इसके पास आएंगे, तो इनका आपस का जो रिपल्सन हो जाएगा, क्लोराइड आयन आपस में रिपल करेंगे। इसके लिए कोई बड़ा कैटायन चाहिए, ताकि बड़ा कैटायन जैसे Pb है, बड़ा कैटायन होता तो क्लोराइड आयन साइड में आते और ये अच्छी तरह से एग्जिस्ट कर पाता, सही तरीका से ये एकोमोडेटेड हो जाते क्लोराइड आयन। तो इसलिए ये जो हमारा कंपाउंड्स है ये नॉट स्टेबल, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि स्टेबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है SiF6, इनमें तो 3D ऑर्बिटल्स रहता है। ये क्या है, 3D ऑर्बिटल्स के अंदर D ऑर्बिटल्स खाली होता है, अनऑक्युपाइड होता है, अनऑक्युपाइड होने के कारण ये 6 लिगेंडों से कंपाउंड बना लेता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। 6 लिगेंड इसके Si के पास आ जाते हैं, क्योंकि D ऑर्बिटल खाली है। D ऑर्बिटल के अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंट कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये तो संभव है, लेकिन ये वाला संभव नहीं है SiCl6 2 माइनस। तो ये आंसर हमारा नॉट स्टेबल, डी ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, की डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। कौन सा गलत स्टेटमेंट है? FbF4 इज कोवेलेंट इज नेचर, ये ऑप्शन है हमारा PbF4 इज कोवेलेंट। बच्चों हम हजार्स रूल की बात करें, हजार्स रूल क्या कहता है, हमारी कोवेलेंट करैक्टर में कितना आयनिक करैक्टर है, कितना आयनिक बॉन्ड में कोई कोवेलेंट करैक्टर कितना हो रहा है। तो इस बात को हम जब जानते हैं, कोवेलेंट करैक्टर की या आयनिक करैक्टर की बात हम जानते हैं, तो हमारा हजार्स रूल हमें क्लियर बताता है। जब कैटायंस का आकार बिल्कुल छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर हैवी होती है, हाई पोलराइजिंग पावर के कारण होता क्या है, और एनायन का साइज जब बड़ा होगा तो उसमें पोलराइजेबिलिटी अधिक होती है। हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन एंड हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जब मैचिंग कर होती है तो इनका तालमेल बैठता है, तो इसकी कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है। तो इसमें देखें हम Pb जो कि हमारे 14th कार्बन फैमिली का सबसे नीचे का है, इसके नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड और कार्बन फैमिली में, यानी कि इसका जो आकार है वो बड़ा होता है। कैटायन का आकार, इसका जो आकार है वो क्या है, लार्ज है। तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर है इज लेस है, क्योंकि कैटायन जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर लेस होगी, क्योंकि डेंसिटी, जो चार्ज की डेंसिटी है वो बिखर जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। चार्ज की डेंसिटी एक जगह हो, इकट्ठी हो, डेंसिटी ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और पोलराइजिंग
हो जाएगा और यानी कोवलेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पीवी की जो कैटायंस है, पीवी कैटायंस का आकार बड़ा होने के कारण इसकी जो पोलराइजिंग जो पावर है वो कम होगी, और ये जो बॉन्ड होगा फ्लोरीन के साथ ये क्या होगा, कोवलेंट नहीं होगा, आयनिक कैरेक्टर आएगा इसमें, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इसका विपरीत है। आयनिक कैरेक्टर में क्या है, कैटायन का बड़ा होना और एनायन का छोटा होना। तो इसमें कैटायन बड़ा है, एनायन छोटा है, फ्लोरीड आयन छोटा है, क्लोराइड आयन, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना कि कोवलेंट कैरेक्टर। तो इस प्रकार से ये गलत है। क्या है ये, गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो ऑप्शन है हमारा यही है, इनकरेक्ट। अब और बाकियों को देखें हम, देखो बी ऑप्शन, SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज, SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज, सही है। इसके हम इक्वेशन को देखें, SiCl4 प्लस 3H2O, ये हमारा 4HCl निकल जाएगा, क्योंकि 4 इसमें से आ जाएंगे, तो इसमें H2SiO3 H2SiO3 हमारा कंपाउंड बन जाता है। H2 और 4 ये निकल जाएंगे, 4 ये। इस प्रकार से हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। इट मींस ये है SiCl4 इजीली डिसॉल्व हो जाएगा इन वाटर। SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये तो हो सकता है, करेक्ट है। फिर GH4 और GH2 की तुलना की जा रही है, जबकि ये हमारे हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या कह रहे हैं, GH4 इज मोर स्टेबल, यानी कि ये क्या है, मोर स्टेबल है, यानी कि Ge+4 और Ge2+ मोर स्टेबल। Ge+4 मोर स्टेबल है, इसके ये स्टेटमेंट है। अब होता क्या है, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इसका जो हमारा कार्बन फैमिली का जो फैमिली है, कार्बन फैमिली, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारा जो कार्बन फैमिली है, इसमें +4 ऑक्सीडेशन, +4 ऑक्सीडेशन, +4 ऑक्सीडेशन, +4 ऑक्सीडेशन, या पीवी का जो लास्ट में इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल रहता है। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो लास्ट का है वो +2 स्टेबल है, लेकिन बाकी जो हमारे जो कैटायंस हैं वो हमारे +4 में स्टेबल होते हैं। इसलिए जो जर्मेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अधिक स्टेबल होगा जर्मेनियम +2 की तुलना में। अब होता है इसमें क्या है, इनर्ट में क्या होता है, इनके जो हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट में 6s2 6p2, ये जो 6s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से अधिक आकर्षित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इस जो पीरियड के अंदर है F और D इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। F और D इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण उन ऑर्बिटल्स में D और F इलेक्ट्रॉन्स भरने के कारण, क्योंकि D10 इसमें क्या हो जाता है, D10 और F14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसको कि पुअर शील्डिंग करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स का जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। इनकी शील्डिंग पुअर होने के कारण आकर्षण बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस के पास ये दोनों जो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन है वो बंध जाते हैं, कस जाते हैं, तो इनको आउट करना दुर्लभ हो जाता है, यानी कि अक्रिय युग्म प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, जो कि हमें लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसका रीजन है।
इसका जो साइज है बहुत छोटा हो जाता है, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल के नहीं निकल पाते हैं। केवल ये जो पी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है यही कंपाउंड बनाने में काम आते हैं। तो लेड के अंदर तो +2 स्टेबल है, लेकिन इससे ऊपर वाले में +4 स्टेबल होता है +2 की तुलना में, इसी में +2 ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि GeX2 इज लेस स्टेबल कंपैरिजन ऑफ GeX4, जाकि ये हेलोजन्स हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो फोर्थ क्वेश्चन को हम देखें, इसमें भी ये लास्ट है। SN4 इज आयनिक कैरेक्टर। देखो इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। अभी हमने डिस्कशन किया है पजांस रूल्स का, कोवेलेंट कैरेक्टर का, आयनिक कैरेक्टर के बारे में। SN4 इज आयनिक कैरेक्टर। SN4 इज आयनिक कैरेक्टर। पजांस रूल्स हमारा बोलता है कोवेलेंट कैरेक्टर कब डेवलप होता है, जब कैटायन छोटा हो और एनायन बड़ा हो। इसके यदि हम विपरीत सोचें, आयनिक कैरेक्टर की बात करें, उसमें कैटायन बड़ा होना चाहिए। कैटायन कैसा होना चाहिए, लार्ज इन साइज, व्हाट एनायन स्मॉल इन साइज। जब जाके यदि कैटायन का साइज बड़ा हो और एनायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज कैसा हो, छोटा हो, साइज ऐसे हो, ये कैटायन, तब आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है। तो हमारा जो SN है, SN का जो साइज है वो बड़ा है, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो ये SN किस पर आता है, जैसे कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ आता है SN, इसके बाद आता है PB। तो इसका आकार काफी बड़ा है, बढ़ता जाता है आकार, SN का आकार बढ़ जाता है, जबकि फ्लोरीन तो छोटे आकार का है, सबसे छोटा है। शुरुआत में हमारा फ्लोरीन ही आता है, फ्लोराइड आयन, फिर हमारा क्लोराइड आयन बनेगा, फिर हमारा ब्रोमाइन आयन, फिर आयोडीन। तो जब बड़ा आकार का छोटे आकार के एनायन से ये बनाता है कंपाउंड, तो हमारा इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमने तो इनकरेक्ट ढूंढा था, जो कि हमारा पहला इनकरेक्ट है, बाकी ये सारे करेक्ट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, इनकरेक्ट वाला। तो डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल पार्टिसिपेट और बॉन्डिंग दैट SN+2 is reduced while Pb+4 oxidizing। देखो इसमें मैं बता दूं, ये कह रहा है कि SN+4 रिड्यूस होता है, यानी कि SN+4 रिड्यूस जब होगा जब SN+5 से +4 आएगा, तभी रिड्यूस कहलाएगा। रिडक्शन तभी तो होता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। तो ऑक्सीडेशन SN5 होना तो असंभव है। तो ये क्वेश्चन ये जो है ये तो गलत है स्टेटमेंट, ये तो हो ही नहीं पाएगा। SN5 तो होता ही नहीं है कि वो SN4 में आए, रिड्यूस हो गए, क्योंकि कार्बन फैमिली में SN आता है जिसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 होना संभव है, कम से कम 5, 6 जो भी है, यानी कि इससे ज्यादा संभव नहीं है। तो ये रिडक्शन तो होगा ही नहीं, रिड्यूस होगा ही नहीं, तो ये गलत है। इसी प्रकार SN4 रिड्यूसिंग, ऐसे ही इसमें SN4 Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग, इसको देखें, यानी Pb+4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहां से होगा,
Pb+2 से, तभी तो ऑक्सीडाइज कहलाएगा। Pb+2 से ये Pb+4 में जाएगा तो ऑक्सीडाइज कहलाएगा। तो Pb+2 तो हमारा स्टेबल होता है, स्टेबल से यदि +4 आयंस बनाए तो ये ऑक्सीडाइज, ये तो संभव है, तो ये संभव है और ये भी संभव है, Pb+4 ऑक्सीडाइज। Sn2+ इज रिड्यूसिंग, Sn+2 इज रिड्यूसिंग, ये तो संभव है। Sn2+ रिड्यूसिंग का मतलब है Sn+4 से ये रिड्यूस हो, Sn+4 से Sn+2 में तो ये जा सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये है, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये संभव है, पॉसिबल कंडीशंस हैं। लेकिन इसमें Sn+2 ऑक्सीडाइजिंग, Xn+2 यदि ऑक्सीडाइज होगा तो कहां से होगा, ये Sn+1 से होगा, +1 से ये +2 में जाए तभी तो ऑक्सीडाइज कहलाएगा भाई। ऑक्सीडाइज कहलाएगा मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तभी कि Sn1 हो या 0 हो, तब Sn2 होगा, जो कि ये संभव नहीं है। Sn1 से Sn2 ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये Pb इज रिड्यूसिंग, Pb4 रिड्यूसिंग नहीं होगा, ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये भी गलत है। इसमें Sn और Pb2 और बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ये भी गलत है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कि Sn2+ इज रिड्यूसिंग व्हाइल Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के बारे में अभी हमने लिस्ट बनाई थी, इसमें देखो SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है CO2। SnO2 ये हमारा एम्फोटेरिक है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है। कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम हमारा मेटल है, सेकंड ग्रुप में आता है, तो ये बेसिक ऑक्साइड है। SnO2 एम्फोटेरिक है, हमने लिस्ट अभी बनाई थी एम्फोटेरिक की, हम उनको याद कर सकते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर these: ZnO, Al2O3, गैलियम O3, SnO, SnO2, PbO, ये है हमारे, तो इसमें SnO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, यानी मोस्ट स्टेबल फॉर द लेड एंड टिन, यानी कि लेड और टिन के बारे में देखना है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली। बच्चों, कार्बन ग्रुप में जैसे जैसे हम जाते हैं, जर्मेनियम SnPb, कार्बन ग्रुप में जाते हैं, इसका जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, डाउन द ग्रुप डाउन होता है, +4 +4 +4 +4 +2, यानी कि डाउन द ग्रुप में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, +4 से +2 की टेंडेंसी रखती है। तो Pb इज द लास्ट, इसके नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन हम यहीं तक कंसीडर करेंगे। यहाँ जो लेड है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी मैंने बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Pb+2 होती है, क्योंकि 6s2 6p2 इसमें ये न्यूक्लियस के पास होने के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अधिक बंधे हुए होने के कारण इनको निकालना मुश्किल हो जाता है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ये निकालते हैं, तो Pb+2 स्टेबल रहता है। बाकी जो कंडीशंस हैं, ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर के जो कैटायंस हैं, उनमें +4 ऑक्सीजन क्या रहती है, स्टेबल। तो Sn Sv, ये जो Sv है ये तो उसका है, क्या है, टिन, Sn है, सही है, Sn की बात हो रही है, Sn। तो Sn की तो +4 ऑक्सीडेशन क्या होगा, Sn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, तो इसकी होगी 2+2, इसकी होगी +4। तो हम आंसर देख सकते हैं इसमें +2+4, ये ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। बाकी 4 है, ये गलत है, 2 है, ये भी गलत है। पहले Pb का 4 बता रहा है और Sn का यानी कि टिन का 2 बता रहा है, ये भी हमारा गलत है। तो 4 ऑप्शन में से ये और ये गलत है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन 2 और 4। तो इस प्रकार के बच्चों हमने कुछ नीट पीवाई के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी आधार पर कंसेप्टों को समझते रहिए और क्या क्या इनमें अप्रोच लगी हुई हैं उनको भी समझना अति आवश्यक है। किस किस क्वेश्चन में 2 अप्रोच लग रही है, तो दोनों प्रकार से उसको समझना है, दोनों प्रकार से उनके आंसरों को जानने का प्रयास करना है ताकि क्वेश्चन को हम गहराई से समझ सकें। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद। ओके।